Hello everyone, welcome to the Supriyo Live Anandam TV Sports Roundup. My name is Kedar Lele and I'm speaking to you from London. How are you guys? Hi Subrata, how are you? या जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के न्यूज़ पे हम लोग बात करेंगे। जैसे कि गोल्फ की एक न्यूज़ आई है। इंग्लैंड और पाकिस्तान क्रिकेट का मैच अभी कल हाल ही में कल ही ख़त्म हुआ है। और फार्मूला वन के अभी 70th एनिवर्सरी चल रही है। ओके, हाय मेघदूत, हाउ आर यू? तो हम सीधे चलते हैं उस न्यूज़ की तरफ जिसमें है कि फार्मूला वन के ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे। जिसमें फार्मूला वन को अभी आप देख सकते हैं कि 70 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। जिसको फार्मूला वन रेसिंग में किसी को इंटरेस्ट है? तो फार्मूला वन के अभी 70 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं और फार्मूला वन में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं फॉर्मेट में, अगर आप देखेंगे तो। और अभी मर्सिडीज काफ़ी लीड कर रहा है इसमें। और मर्सिडीज इंडिया का फेवरेट मॉडल है। आप किसी भी इंडियन को पूछिए तो काफ़ी सारी चीज़ें मर्सिडीज लीड कर रहा है। और लुइस हैमिल्टन जो इंग्लैंड का चैंपियन रहा है, वो अभी 6 चैंपियनशिप जीत चुका है। और माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड इक्वल करने में, बस अगर वो इस साल जीत जाता है तो माइकल शूमाकर का 7th टाइटल भी वो इक्वल कर देगा रिकॉर्ड जो फरारी का था। और फरारी के बारे में तो हम सब जानते ही है कि सचिन को शूमाकर ने फरारी गिफ्ट की थी। तो शूमाकर 7 टाइम चैंपियन रहा है। और हर हर कोई यही बात कर रहा है कि लुइस हैमिल्टन अगर 7 टाइम चैंपियन होगा कि नहीं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप बताएं। तो हाय रीना, हाय तृष्णा, हाय बपी। हाँ, तो क्रिकेट के बारे में हम बात करेंगे। हम वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट के लिए बात कर रहे हैं इस हिसाब से। तो गोल्फ में जो है वो टाइगर वुड्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानेंगे कि उसको कितना डिफ़िकल्टी हो रहा है उसका 18 टाइटल दिखने को। तो अ, तो गोल्फ में ये हाल है बेसिकली। और अगर आप कोविड के बारे में सोचेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। जिस हिसाब से कि ओके, तो मैं ज़्यादा करके हिंदी और इंग्लिश मिक्स में ही बात करूँगा। बांग्ला मुझे इतनी आती नहीं है। तो अ, मैं जितना जितना कोशिश होगा मैं उतना इंग्लिश और हिंदी ऐसे मिक्स बात करूँगा। बांग्ला मुझे इतनी आती नहीं है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो फिर धीरे धीरे मैं बांग्ला भी सीख जाऊँगा तो उसमें मैं बात कर पाऊँगा। तो अ, जो आप देख सकते हैं कि टाइगर वुड्स कह रहा है कि उसको अभी उसका अगर 18 गोल्फ के टाइटल्स जीतने हैं तो उसको काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो उस हिसाब से वो काम भी कर रहा है। तो अ, अभी ये है। और अगर फुटबॉल फैन अगर आप है तो इंग्लिश प्रीमियर लीग सीन अभी इंग्लिश प्रीमियर लीग सीज़न अभी जल्द हाल ही में शुरू होने वाला है। जैसे आप देख सकते हो कि सितंबर से वो शुरू हो जाएगा। तो फुटबॉल फैंस भी काफ़ी काफ़ी चीज़ें काफ़ी काफ़ी चीज़ें वो शुरू हो सकती है। अभी इंग्लिश प्रीमियर लीग होगा, फिर बुंडेस लीगा होगा जर्मनी में। तो वो ये सारी चीज़ें आराम से शुरू हो जाएंगी सितंबर में। ओके, तो जो सबसे पहली खबर है, जो खतरनाक खबर है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 4 ही दिन में टेस्ट मैच में हरा दिया है। तो दैट वाज द मोस्ट, अगर आप देख सकेंगे कि मोस्ट ग्रेट, नॉट नॉट द ग्रेटेस्ट बट वन ऑफ द ग्रेट कमबैक्स इन द टेस्ट मैच, अगर आप देख सकते हो तो पाकिस्तान ने तो पहली पारी में 107 रन की बढ़त बना ली थी। और अगर आप जान पाएंगे उसमें तो ऐसे नहीं लग रहा था कि इंग्लैंड ये टेस्ट में जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होने लगी थी। लेकिन सबसे ये बात थी कि इंग्लैंड ने इस टेस्ट मैच में वो 107 रन से पीछे थे, फिर भी उन्होंने पाकिस्तान को 169 रन में आउट कर दिया कल। और अगर आप देखेंगे कि थर्ड डे को करीबन 14 विकेट गिरे थे, विच इज़ लाइक फिनोमिनल। अगर आप मॉडर्न टेस्ट मैच में
सो अगर आप देखेंगे मॉडर्न क्रिकेट टेस्ट मैच के हिसाब से, तो एक दिन में 14 विकेट गिरना ये बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे कि इंग्लैंड के पिचेस में काफ़ी सारी चीज़ें कि अभी तो आप बॉल को कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब ना जेली लगा सकते हैं, ना थूक लगा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बस पसीने के ऊपर आपको बॉल को ये करना है। और बॉल को रिवर्स भी होने में बहुत दिक्कत हो जाती है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है इंग्लैंड में, जैसे कि कल का टेम्परेचर कुछ 34 डिग्रीज था। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत दिक्कत हो जाती है बॉलर्स को कि बॉल को रिवर्स करे या स्पिन करे, कैसे करे, मतलब। तो बैट्समैन को इस कभी कभी आसानी हो जाती है इसमें। तो इस माहौल में 14 विकेट एक दिन में गिरना, जिसमें कि इंग्लैंड के कुछ 6 विकेट गिरे थे थर्ड डे को, और पाकिस्तान के 8 विकेट गिरे थे। तो थर्ड डे को ये इवनली पॉइज था, मतलब टेस्ट मैच। लेकिन अगर आप इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इस हिसाब से बॉल रिवर्स करने के लिए आपने देखा है कि लोगों ने कितनी कितनी गंदी हरकतों के तरफ भी वो लोग गए हैं। जैसे कि बॉल को कॉर्क यूज़ किया गया है, बॉल को सैंड पेपर ऑस्ट्रेलिया ने यूज़ किया है। तो इंग्लैंड ने तो एक बार उसको, और इंडिया ही शायद एक ही ऐसी कंट्री है जिन्होंने किसी भी तरह से बॉल टैंपरिंग नहीं किया है। लेकिन इंग्लैंड लो, पाकिस्तान लो, ऑस्ट्रेलिया लो, इन्होंने हर हर तरह से बॉल टैंपरिंग की हुई है इसमें। तो अ, अगर आप क्रिकेटिंग सेंस में अगर आप ट्रू क्रिकेट फैन है, तो इस कोविड ने, तो अगर आप कह दिए तो क्रिकेट को एक तरह से बचा लिया कि आप बस उसको पसीना लगा सकते हो बॉल को। और उस बॉल के हिसाब से, मतलब जो बॉल रिवर्स होना चाहिए उसके लिए आप कोई भी गलत तरीका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि जेली बीन्स है, सलाइवा है, वो सारा बैन हो चुका है कोविड की वजह से। तो कोविड ने एक तरह से क्रिकेट को बचा लिया है, ऐसे मुझे लग रहा है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, आप हमें ज़रूर बताएं इस बारे में। और अगर क्रिकेटिंग सेंस में हम देखे जाए तो अ, एक नेचुरल क्रिकेट हमको देखने को मिल रहा है कोविड की वजह से। तो वेस्ट इंडीज़ जो इंग्लैंड आए, तो मैं कहूँगा कि अ, एक तरह से उनकी सराहना की जानी चाहिए कि अ, जिस जिस तरह से अगर आप देखेंगे कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्रिकेट खेला जा रहा है, वैसे पहले खेला नहीं जा रहा था, मतलब। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एक तरह से क्रिकेट के लिए, क्रिकेट और क्रिकेटिंग फैंस के लिए बढ़ावा मिल जाएगा। तो अगर अगर हम इस क्रिकेट मैच के कुछ पहलू देखेंगे कि जैसे कि पहले दिन बाबर आजम और शान मसूद, इनकी काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप रही। और अगर हम देखेंगे कि बाबर आजम, शान मसूद और शादाब, अगर इनकी पार्टनरशिप्स हम लोग देखेंगे, तो अगर इनके रन्स जोड़े गए तो ये पाकिस्तान कुछ 300 साढ़े 300 रन बना पाया। तो अगर अगर इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन कम होता अगर पहले और दूसरे दिन में, तो पाकिस्तान इतना स्कोर नहीं खड़ा कर पाता। तो अगर, तो शायद इंग्लैंड इस वर्ल्ड चैंपियन होने के बावजूद भी इस प्रेशर में शायद आ गया कि इस रन्स के हम जवाब कैसे देंगे। तो पाकिस्तान पाकिस्तान का पल्ला थोड़ा पहले भारी रहा इस पहले 2 दिन में, क्योंकि रेन इंटरप्टेड था, विकेट कैसे बिहेव करेगा ये मालूम नहीं था। और इसमें शान मसूद काफ़ी सेटल्ड था, तो उसने सेंचुरीज की हैट्रिक भी की, और वो थोड़ा सेटल हो गया इसमें। तो उसमें उसमें उसके रन्स बन गए इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो। और इसमें थोड़ी सी इंग्लैंड की कप्तानी थोड़ी कमज़ोर नज़र आई पहले 2 दिन। जब लंच के बाद में क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो तो नज़र नहीं आई। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्टी आई इस इंग्लैंड की कप्तानी की तरफ से, जो रूट से। तो शायद बॉलिंग चेंजेस उनके फेवर में नहीं थे, बॉल रिवर्स नहीं हो रहा था। तो स्पिनर भी एक ही था, जैसे कि लेग स्पिनर इंग्लैंड के पास काफ़ी नहीं रहे। अगर आप पूरी इंग्लैंड की हिस्ट्री देखेंगे तो इंग्लैंड के पास काफ़ी लेग स्पिनर्स नहीं रहे। तो स्पिनर्स ना होने की वजह से कि बीच के ओवर्स कैसे निकाले, स्टोक्स के ऊपर कितना दबाव डाले, स्टोक्स बॉल रिवर्स नहीं कर पा रहा था। तो ये सारी दिक्कतें इंग्लैंड को आ रही थी, और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को हो रहा था। तो पाकिस्तान ने इस दौरान रन बटोर लिए। और शादाब एक क्रिकेटिंग फाइंड है ऐसे मुझे लग रहा है कि जैसे कि
शादाब, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा चल के अगर आप आगे जाके देखेंगे तो एक अच्छा ऑलराउंडर क्रिकेटर मिल सकता है। जैसे कि हमको बहुत सारे अच्छे ऑलराउंडर क्रिकेटर्स मिल चुके हैं, तो उसमें शादाब का नाम आ सकता है। लेकिन वो है कि पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे तो इतना परफॉर्म नहीं कर पाते, जैसे कि अ, इतने सारे लोग जस्ट फ्लैश इन द पैन जैसे परफॉर्म करते हैं, और फिर आगे चल के वो उतना बढ़ावा नहीं कर पाते जो खुद को जस्टिस देना चाहिए वो, इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये तो था कि शान मसूद ने हैट्रिक बना ली, सेंचुरीज की, और बाबर आजम सेकेंड डे के पहले बॉल पे ही आउट हो गया, तो इसका एडवांटेज इंग्लैंड को मिला। और फिर इंग्लैंड ने बहुत अच्छा कमबैक किया इसमें। तो अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट डे के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्रिस ब्रॉड ने इस फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट चटका दिए, तो इस हिसाब से पाकिस्तान की पारी सिमट गई। और फिर इंग्लैंड ने थोड़ा कमबैक किया लेकिन उनके पार्टनरशिप्स इतने नहीं बने, तो फिर इस वजह से इंग्लैंड को इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को 107 रन की बढ़त मिल गई। और अगर आप एनालिसिस देखेंगे कि 107 रन की बढ़त काफ़ी होती है आजकल के क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट 4 दिन या 5 दिन के करीब होना मुश्किल हो रहा है, T20 वनडे इसका जो इफेक्ट आ रहा है इस वजह से। तो उसके बाद में अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान को काफ़ी अच्छा चांस था कि इस मैच में कमबैक करे, लेकिन जब शान मसूद ज़ीरो पे आउट हो गए तो उसके बाद में तो जैसे कि पाकिस्तान की हवा ही निकल गई, और पाकिस्तान की पारी इंग्लैंड के एक दिन में 6 विकेट गिर गए और पाकिस्तान के 8 विकेट गिर गए। तो किसी एक बल्लेबाज पे डिपेंडेंट होना या ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो उन्होंने इस स्ट्रैटेजी में सोचना चाहिए कि उनके उनके एनालिस्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं, जैसे कि यूनुस खान उनको सपोर्ट कर रहे हैं बैटिंग कोच में, वकार यूनुस उनको बॉलिंग में सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतनी सारी मदद के बावजूद भी पाकिस्तान टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही। ये काफ़ी शर्मनाक बात ऐसे मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल तो दिख रहा है पाकिस्तान में, लेकिन उसको वो आगे नहीं ले जा पा रहे। तो पाकिस्तान ने इस बारे में सोचना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनका मुकाबला वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड से हो रहा है। तो इंग्लैंड तो एक सहमी हुई टीम है कि अगर वो कुछ झटके भी आ गए फिर भी वो बाउंस बैक कर सकती है। कि अगर आज बेन स्टोक्स नहीं खेल रहा है तो मानो कि कल क्रिस वोक्स खेल जाए, अगर क्रिस वोक्स नहीं खेल रहा है तो स्टुअर्ट ब्रॉड खेल जाए। तो अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड के बॉटम हाफ में 3-3 ऑलराउंडर्स है, जैसे कि बेन स्टोक्स है, क्रिस वोक्स है, क्रिस ब्रॉड है। तो अगर अगर उन्होंने मान लिया इस बात के ऊपर, तो इस मामले में पाकिस्तान की टीम काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। कि अगर टेल एंड के बैट्समैन रन्स बना लिए अगर उन्होंने, तो उनको ये सीरीज़ में काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो शायद वो 3-0 से भी हार जाए। और पाकिस्तान का एब्रॉड का अगर यूएई और पाकिस्तान का रिकॉर्ड अगर हम एनालाइज करें पिछले काफ़ी सारे टेस्ट मैच में से, तो अभी तक लगातार वो 60 टेस्ट मैच हार चुके हैं। और इस टेस्ट मैच में उनको मौका था कि वो टेस्ट मैच में कमबैक करें, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी इंग्लैंड ने अपने आप को खुद को संभाला इस पारी में। और फिर जब रनचेज आया, जब 276 चेज रहा, 277 का चेज रहा, अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल लग रहा था कि करीबन डेढ़ से ऊपर दिन बचा हुआ है और इसमें है। तो अगर इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आ, जो रनचेज रहा इंग्लैंड का, तो उन्होंने पहले तो अच्छी तरह से बल्लेबाजी की, और फिर अगर इनके 1-2 विकेट गिर भी गए फिर भी उन्होंने अच्छी अच्छी पार्टनरशिप्स करके करीबन 90 रन जोड़ दिए थे। लेकिन उनको जो 2 झटके लगे कि उनके जो आ, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक एक समय ऐसे था कि 117 रन पे उनके 5 विकेट गिर गए थे इंग्लैंड के, और पाकिस्तान को अच्छा मौका था कि उनको पहले तो 107 रन की बढ़त मिली थी और फिर 117 में इंग्लैंड की आधी टीम आउट हो गई थी। तो बस अगर खुद को थोड़ा सा अप्लाई करते और थोड़े से स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर खेलते तो शायद उनको ये टेस्ट जीतने का मौका था। लेकिन जिस तरह से अगर आप देखेंगे कि बटलर और वोक्स उन्होंने जिस तरह से बल्ले घुमाए और उन्होंने इस तरह से पाकिस्तान को
मतलब मायूस कर दिया कि हर हर मौके पे उन्होंने चौका मारा, अगर हम कह सकते हैं तो, कि उन्होंने उन्होंने हर कमज़ोर गेंद के ऊपर चौका मारा। उन्होंने उन्होंने कमज़ोर गेंद का आने का इंतज़ार किया, और जैसे कि उनको लगा कि अगर हम रन बना सकते हैं तो उन्होंने रन बना दिए। और अ, जब एक ऐसा मौका था कि अभी हम थोड़ा संभल के खेले या हम रन बनाए, तो इंग्लैंड ने सोचा कि नहीं, हम रन ही बनाएंगे और हर कमज़ोर गेंद को हम कन्वर्ट कर देंगे अपने एडवांटेज में। और फिर इस हिसाब से रन बनते गए। और अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट रन अप बॉल खेल रहे थे एट अ पॉइंट इन टाइम, मतलब वो लोग दोनों। तो इस हिसाब से और बॉल रिवर्स नहीं हो रहा था किसी भी हाल में, और टेम्परेचर था कल 34 डिग्रीज। तो इस हिसाब से जो टेम्परेचर बढ़ता गया और विकेट सूखती गई और बॉल रिवर्स नहीं होना, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के खिलाफ चली जाती रही। और फिर अ, इस बार अगर हम देखें तो बल्ला वाकई ही गेंद के ऊपर भारी गिर रहा था। और जिस तरह से बटलर बटलर तो सारा, आप देखेंगे कि बटलर वॉज अंडर कांस्टेंट प्रेशर, उस पर बहुत सारा प्रेशर बना हुआ था कि उसके हाथ से एक दो कैच छूटे थे, उसके रन्स नहीं बन रहे थे, उसका एवरेज धीरे धीरे कम होते जा रहा था। कि एक जगह पे जहाँ पे बटलर और स्टोक्स की जोड़ी विनर जोड़ी मानी जाती थी, उस वर्ल्ड कप फाइनल में भी आपने देखा होगा। तो इस अगर इस हिसाब से अगर देखेंगे बटलर को, तो बटलर काफ़ी अच्छी बैटिंग करने लगा था। और फिर उसने हर मौके पे चौका मारा, और उसने उसने वोक्स को अपने साथ में लिया, उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ाया। फिर उन दोनों में बहुत सारी बातचीत हो रही थी कि इस पारी को हम कैसे सजाएंगे, कि अ, हम धीमे खेलेंगे या हम फास्ट खेलेंगे। लेकिन उनका हर बार अटैकिंग अप्रोच की वजह से पाकिस्तान के हाथ से बाजी फिसल दी गई। और जब करीबन टी टाइम आया, जब 70 रन बचे थे इंग्लैंड को जीतने के लिए, तब अजहर अली के सारे ऑप्शन खत्म हो चुके थे। नज़ीम जो एक अच्छा बॉलर है, उसके लिए उसने फील्डिंग नहीं सही से सजाई अजहर अली ने। कि जो एक अच्छा बॉलर है नसीम, अगर आप देख पाएंगे तो वो दोनों तरह से रिवर्स कर सकता है, मतलब इन स्विंग आउट स्विंग दोनों डाल सकता है। लेकिन उसने उसको स्लिप फील्डिंग या क्लोज इन फील्डिंग अच्छी तरह से नहीं दी। तो जो भी एज जा रहे थे वो शॉर्ट जा रहे थे। तो इस हिसाब से भी अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो ये एक था। फिर यासिर शाह को उसने राउंड विकेट आने के लिए काफ़ी देर लगाई, मतलब इनिशियली ही उसने राउंड विकेट आना चाहिए था, क्योंकि बॉलर्स के जो फुटमार्क होते हैं, फुटमार्क में से बॉल स्पिन हो सकता है। ये शेनवॉन और मैगरा ने हमें दिखाया है। और इसकी शुरुआत जो थी, अगर आप देखेंगे तो रिची बेनो ने की थी, ये वो काफ़ी काफ़ी साल पहले जो इनोवेटिव रही है। तो बुटमार्क में से बॉल एक लेग स्पिनर के लिए स्पिन होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये रिची बेनो ने हमको दिखा दिया है, ही इज़ अ नोवेल्टी इन दैट। तो बीइंग द ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, वेरी गुड स्पिनर, उस उन्होंने दिखा दिया है इस तरह से। तो लेकिन यासिर शाह उस फुटमार्क्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो ये लेग स्पिनर की एक खामी कही जा सकती है। तो उन्होंने सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे, इस एडवांटेज को कैसे हम इसका फ़ायदा उठाएं। तो ये सारी चीज़ें थी जो पाकिस्तान के खिलाफ जा रही थी। बॉल रिवर्स नहीं हो रहा था कि किसी भी तरह से वो नाखून या कोई भी चीज़ से नेचुरल तरीके से बॉल को रिवर्स नहीं करा रह पा रहे थे। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, विकेट सूखता जा रहा था, और इसका लगातार फ़ायदा क्रिस वोक्स और बटलर उठा रहे थे। और मुझे एक सवाल आया था कि क्रिस वोक्स को किसने इंस्पायर किया। तो क्रिस वोक्स को बेन स्टोक्स ने इंस्पायर किया, क्योंकि बेन स्टोक्स ने अभी हाल ही में एक अच्छी इनिंग खेली थी जिसमें उन्होंने 150 के ऊपर रन बनाए थे। और उसको इंटरव्यू में पूछा गया था कि तुम्हारी बल्लेबाजी के बारे में क्या चल रहा था। तो जो उसकी बल्लेबाजी चल रही थी, जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो वो बेन स्टोक्स से कहीं ना कहीं इंस्पायर हुआ था, क्रिस ब्रॉड से कहीं ना कहीं इंस्पायर हुआ था। और वो कह रहा था कि मुझे लोग ऑलराउंडर की तरह मानते हैं, लेकिन मेरे बल्ले से रन नहीं निकल रहे। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि मेरे बल्ले से नेचुरली रन्स आए और मेरी विकेट ना जाए, तो और मैं इंग्लैंड को जीत की तरफ ले जाऊं। तो पहले इनिंग में भी वो जब आउट हुआ था तो उसे उसे थोड़ा बुरा लगा था। तो आई थिंक कि बटलर ने उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्रिस वोक्स को कहा कि तुम अपना नेचुरल गेम खेलो। और यही आज बहुत सारी मीडिया, जो अब इंग्लैंड की मीडिया के अगर आप पेपर्स पढ़ेंगे तो यही कह रहे हैं कि जब तक बटलर था तब तक क्रिस वोक्स बहुत इंस्पायर्ड रहा।
और उसी इंस्पिरेशन से उसने एक दो विकेट भी गिरे, जैसे कि बटलर आउट हो गया, क्रिस ब्रॉड आउट हो गया, पर जो पारी जीतने की 84 रन्स उसने बनाए, उस वजह से इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत पाया। बटलर ने भी 75 रन्स बनाए, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस स्टेज पे, तो इस वजह से ये हुआ। और इंग्लैंड को ज़रूरत थी बहुत अच्छे पार्टनरशिप्स की, तो अगर इंग्लैंड को कोई भी टेस्ट सीरीज जीतना है या टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी है, और अगर उनको वर्ल्ड चैंपियन होना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अगर छोड़ेंगे तो अब उनको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका को ऑलरेडी हरा चुके हैं, वेस्ट इंडीज़ को हरा चुके हैं, पाकिस्तान को तो वो आसानी से अब हरा देंगे। तो अगर अगर उनका उनकी जीत का जो रथ है, अगर उनको कोई रोकना है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को ही आगे आना होगा। और हालिया में आप देखेंगे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की भी सीरीज़ होने वाली है, तो इस हिसाब से इंडिया को ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से स्टडी करके उनको क्रिकेट खेलना होगा, तो शायद वो लोग इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को रोक पाएंगे इस हिस्सा में। अ, अच्छा, मुझे आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा टाइम लिमिटेड है और हम अपने 30 मिनट्स के राउंड अप के ख़त्म होने को है। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टेस्ट रहा, अगर आप देखेंगे तो, कि कभी बल्ला कभी गेंद भारी रही। और इसमें यासिर शाह ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, कि उन्होंने हर पारी में 4-4 विकेट निकाले। क्रिस ब्रॉड ने इंग्लैंड की तरफ से 3-3 विकेट निकाले। और लेकिन अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो अ, इसमें सिर्फ क्रिस वोक्स की ऑलराउंड परफॉर्मेंस नज़र आएगी आपको। और अगर हम शान मसूद की सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे, तो वो दूसरे ऐसे पाकिस्तानी ओपनर हो गए कि जिन्होंने एक साथ 3 शतक लगाए। और इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे कि 3 अलग टीम के साथ सेंचुरीज की हैट्रिक करना, तो वो ऐसे दूसरे बल्लेबाज हुए। तो मैं अपने और आप जैसे इंटेलिजेंट प्रेक्षकों को ये पूछना चाहूँगा कि वो पहले ऐसे कौन से इंडियन बल्लेबाज है कि जिन्होंने 3 शतक लगाए हैं, और इंटरनेशनली तीन अलग टीम के खिलाफ शतक लगाए हैं, और वो पहले ऐसे इंडियन बल्लेबाज बने। तो शान मसूद से पहले कौन है जो पहले इंडियन बल्लेबाज जिन्होंने 3 शतक लगाए? तो जो पहले 10 जवाब हमारे चैनल पे आएंगे इस फेसबुक लाइव में, या आप हमको टेक्स्ट मैसेज या इस वीडियो पे अगर आप दे पाएंगे, तो उनके लिए कुछ स्पेशल होगा अगले स्पोर्ट्स राउंड अप में। या तो इस सवाल के ऊपर मैं आज का अपना पहला शो ख़त्म करना चाहूँगा, और आप अपना फीडबैक ज़रूर बताएं कि हम क्या इम्प्रूवमेंट्स लाए और कौन से स्पोर्ट्स लाए। फुटबॉल के बारे में आपका क्या ख्याल है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग शुरू होने वाली है, इंग्लैंड और पाकिस्तान का क्रिकेट का टेस्ट अगले थर्सडे शुरू हो रहा है, तो सेकेंड टेस्ट के बारे में भी आप अपने कमेंट्स भेजें। तो ये सारी चीज़ों का इंतज़ार रहेगा। और आप ज़रूर बताएं कि मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ आपको, कि शान मसूद ने लगातार 3 शतक यानी 3 सेंचुरीज बनाए, और वो हैट्रिक थी, और उन्होंने 3 अलग टीम्स के खिलाफ बनाई है। तो सवाल ये है कि पहला ऐसा कौन सा इंडियन बल्लेबाज है जिन्होंने 3 शतक 3 अलग टीम्स के खिलाफ लगाए हैं? और इस सवाल के साथ मैं आज का शो एंड कर रहा हूँ। इस शो को देखने के लिए थैंक यू। और सॉरी गोविंद, वीरेंद्र सहवाग ये गलत जवाब है, तो आप फिर से ट्राई कीजिए, और हमारी फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू, चीयर्स, बाय।